मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी के नाक के तले जिस तरह नशे का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, उसके ऊपर चर्चा करना और मोदी सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पर सबसे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका जरूर बांधूंगी और आप सभी लोगों को ये याद दिलाना चाहूंगी कि 2014 में दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को तो बहुत सुहाने सपने दिखाए, झूठे वादे खोखले दावे भी किए, पर सबसे ज्यादा सब्जबाग अगर किसी को दिखाए गए तो वो इस देश के नौजवान थे। नौजवानों को विश्वास में लिया गया और कहा गया कि हम बेरोजगारी के आलम को खत्म कर देंगे। 2 करोड़ रोजगार जो है, नौकरी के अवसर जो हैं वो सालाना दिए जाएंगे। और आलम ये रहा कि अमित शाह को खुद ही ये मानना पड़ गया कि ये चुनावी जुमला था। ये 2 करोड़ नौकरी की बातचीत जो थी वो चुनावी जुमला था। मोदी जी को तो यहां तक कहना पड़ गया कि नाली की गैस पर अगर पकौड़े बनाए जाएं तो वो भी एक किस्म का रोजगार है, वो भी एक किस्म की नौकरी है। और सूरत हाल जो कोरोना का रोना रोने वाली मोदी सरकार है, कोरोना काल से पहले ही सूरत हाल ये था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हमारे देश में हो गई थी। सरकार इतनी शर्मिंदा थी कि लगातार आंकड़ों को छिपाया जा रहा था। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबरान ने इस्तीफा तक दे दिया था। और ये बात मैं इसलिए याद दिलाना चाहती हूं कि नौजवानों को नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करना तो बहुत दूर की बात है। मोदी सरकार हमारे देश के नौजवानों को नशे के अंधकार में झोंकने का काम कर रही है। आज जिस तरह से नशे के पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, अगर मोदी सरकार का संरक्षण ना हो, अगर मोदी सरकार की संलिप्तता ना हो, अगर मोदी सरकार की साझेदारी ना हो, तो इस तरह से नशे के व्यापार को बढ़ाना, नशे के पदार्थों की तस्करी करना मुमकिन हो ही नहीं सकता है। और मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखकर अपनी बात को साबित करना चाहती हूं। 13 दिसंबर 2021 के दिन अडानी मुंद्रा पोर्ट, गुजरात का एक पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, ये प्राइवेट बंदरगाह है, 3000 किलो हीरोइन ड्रग्स वहां पर बरामद होता है, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ है। अब आप सोचिएगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कोरोना से जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए, तो मोदी सरकार ने कहा पैसा नहीं है। यहां पर 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स सर्कुलेट होते हैं, स्मगल होते हैं। कहां से होते हैं? गुजरात से होते हैं। वो प्रदेश जहां से देश के गृह मंत्री आते हैं, वो प्रदेश जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो आज एक सेफ पैसेज, सेफ हेवन बन गया है ड्रग स्मगलिंग के लिए। और ये कौन सी कंपनी है जो इस तरीके का हेरोइन को स्मगल करने की कोशिश कर रही थी? एक सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के रूप में अफगानिस्तान की एक कंपनी है मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड, जो ईरान के माध्यम से ये ड्रग्स हमारे देश में पहुंचा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुलाकर बिठा दो, सुबह से शाम तक 24 घंटे तालिबान को गरियाने के लिए मुंह चला सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से ये जो ड्रग्स हमारे देश में आ रहे हैं, इस पर बोलने के लिए अगर कहा जाए तो तमाम भाजपाइयों और संघियों के मुंह में दही जम जाता है, जवाब नहीं होते। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि इस तरीके की ड्रग स्मगलिंग जो देश में हो रही है, किसकी जिम्मेदारी है? इसको रोकने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो किसका है? ये तो मैंने आपको बताया 3000 किलो ड्रग्स जो कि हमारे देश में आ रहे थे, पकड़े गए। 19 जून के दिन, 9 जून के दिन 1,75,000 करोड़ की कीमत के ड्रग्स, यानी 25,000 किलो हेरोइन, उसी अफगानी कंपनी, वही पोर्ट, उसी माध्यम से हमारे देश में आ चुकी है और पकड़ी नहीं गई है। यानी कि ये हेरोइन आज भी हमारे देश के बाजारों में है, ये हमारे देश के युवाओं की नसों में शायद जहर के रूप में दौड़ रही है। हमारे देश, ये कहा जाता है कि जो आज का नौजवान है वो कल का निर्माता है देश का, भविष्य निर्माता है देश का। तो देश के भविष्य को अंधकार में झोंकने के लिए ये ड्रग्स
और इससे अर्जित किया हुआ, इससे कमाया हुआ पैसा जो है वो आज सर्कुलेशन में। और ये मत भूलिए, प्रेस बंधुओं को इस बात पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि अगर इस ड्रग स्मगलिंग के, तस्करी के तार अफगानिस्तान से जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो ये सारा पैसा क्या आतंकी गतिविधियों को फंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं बन जाता है? तो नरेंद्र मोदी जी जो मीडिया के सामने 56 इंच के सीने की बात करते हैं और लाल आंख दिखाने की बात करते हैं और छद्म राष्ट्रवाद पर वोट मांगने की बात करते हैं, वो इस तरीके की आतंकी गतिविधि की फंडिंग जो ड्रग्स के पैसे से हो रही है, जिसके तार अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर खामोश हो जाते हैं। और ये मत भूलिएगा, ये कहा जाता है कि खामोशी का मतलब हाँ होता है। मौन जो है वो स्वीकृति की, सहमति की तरफ इशारा करता है। एक छोटी सी टाइमलाइन भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सिर्फ दो कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। पिछले 5-7 साल में ड्रग्स की स्मगलिंग के मामले भी बढ़े हैं और ये भी पता चलता है कि गुजरात को एक सेफ हेवन की तरह यूज किया जा रहा है। तो जुलाई 2017 की बात है, इंडियन कोस्ट गार्ड 3500 करोड़ की कीमत के ड्रग्स को बरामद करता है, 1500 किलो ड्रग्स, जो कि गुजरात के एक बंदरगाह से ही एक मर्चेंट वेसल में पकड़े जाते हैं। बंदरगाह गुजरात ही है। ड्रग स्मगलिंग करते हुए जुलाई 2017, मोदी सरकार के आने के कुछ साल बाद से ये मसला शुरू हो गया। जनवरी 2020 में 5 पाकिस्तानी नागरिक एक फिशिंग बोट पर 175 करोड़ के ड्रग्स लेकर भारत की सीमा में फिर गुजरात के एक पोर्ट से अंदर घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। अप्रैल 2021 में 8 पाकिस्तानी नागरिक फिर गुजरात के कोस्ट पर ही 150 करोड़ के ड्रग्स को स्मगल करते हुए पकड़े जाते हैं। सितंबर में मैंने 3000 किलो की आपसे अभी बात की, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी पोर्ट से पकड़ा था। और सितंबर के ही महीने में, अब ये ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गुजरात पुलिस का, ये दोनों मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं। जो मैंने कहा है ना कि टेररिस्ट गतिविधि भी इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है, तो कोस्ट गार्ड के साथ साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मिलकर एक ऑपरेशन करता है और फिर 150 करोड़ की हीरोइन को पकड़ता है, ड्रग्स को पकड़ता है, जो कि ईरानी कोस्ट से हमारे देश में लाने की कोशिश की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे प्रकरण के बाद उठता है वो ये है कि आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात बन गया है। और मैं एक जानकारी और देना चाहती हूं आपको, ये जो 3000 किलो के जो ड्रग्स बरामद हुए, उनका बायर जो है वो विजयवाड़ा का है, आंध्र प्रदेश का है। अब बताइए, क्या आंध्र प्रदेश में बंदरगाह नहीं है? क्या उसके आसपास के जो प्रदेश हैं, तमिलनाडु ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, क्या वहां पर बंदरगाह नहीं है? लेकिन उन बंदरगाह से तो लाने की कोशिश नहीं की गई। तो आंध्र प्रदेश के एड्रेस वाली एक कंपनी के पास स्मगल्ड ड्रग्स पहुंचाने के लिए गुजरात का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, एक प्राइवेट पोर्ट का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। वो प्राइवेट पोर्ट जो मोदी जी के चंद मित्रों वाला पोर्ट है, अडानी पोर्ट है, एक प्राइवेट पोर्ट है। तो क्या कारण है मोदी जी, आप कृपया बताइए कि अडानी जी के पोर्ट को तस्कर सबसे महफूज जगह मानते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सारे स्मगल्ड ड्रग्स जो हैं आसानी से उस पोर्ट से आ सकते हैं। इसका जवाब जनता के लिए और नौजवानों के लिए देना पड़ेगा। अब एक तथ्य मैं और आपके सामने रखना चाहती हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सबसे ज्यादा तहकीकात करता है, तफ्तीश करता है स्मगलिंग के मामलों में, ड्रग तस्करी के मामलों में, उसका जो पूर्णकालिक महानिदेशक है वो पद 18 महीने से खाली पड़ा हुआ है, कोई उस पर नियुक्ति ही नहीं है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी एक तरह से कठपुतली की तरह, जो मोदी जी की आदत है ना, सारी संस्थाएं जो हैं देश की, वो उनके इशारे पर नाचेंगी, उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेंगी और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों और नेताओं पर प्रहार करने के लिए काम करेंगी। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी कहीं ना कहीं एक रिटेल पॉलिटिक्स का माध्यम बना दिया गया है। 18 महीने से सुध नहीं है मोदी जी को कि उसमें एक महानिदेशक की नियुक्ति कर दें।
और अब तीसरी बात और बड़ी दिलचस्प बात जो आप सब लोगों ने देखी होगी, कोई व्यक्ति अगर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं भी रखता है तो भी उसने ये देखा होगा, कुछ महीनों पहले 2 ग्राम ड्रग्स फिल्म इंडस्ट्री में पकड़े गए और सारे तमाम मुद्दे जो देश के हैं उनको दोयम दर्जा देके हाशिए पर कर दिया गया। कोरोना की खबर नहीं, बेरोजगारी की खबर नहीं, महंगाई की खबर नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में 2 ग्राम ड्रग कैसे मिला, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दागदार साबित कर दिया गया। यहां 3000 किलो ड्रग्स पकड़े जाते हैं और मुंह में दही जम जाता है। माफ कीजिएगा, मीडिया के साथी हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे मुद्दे पर सवालों का अकाल कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश के नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत आज दुनिया के सबसे नौजवान देशों में से है और अगर नौजवान पीढ़ी को नशे का लतियल बना दिया जाएगा तो देश का कोई भविष्य नहीं है। एक तरफ मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है और मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे देश के नौजवान की शक्ति कमजोर पड़ जाए, वो सवाल पूछना बंद कर दें। इसीलिए ये ड्रग का कारोबार लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात किसी भी सरकार के लिए होनी चाहिए। अब कुछ चीजें मैं जानना चाहती हूं, आप कृपया ये अगर छपेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाएगा तो जवाब देने के लिए सरकार मजबूर होगी, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बहुत ताकत होती है। मैं मानती हूं, मेरे पिताजी भी पत्रकार थे, वो जनसत्ता अखबार में 27 साल उन्होंने काम किया और वो मुझे हमेशा कहते थे कि एक पत्रकार की कलम सिर्फ तब झुकती है जब वो लिखती है। और मैं समझती हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इतनी मजबूती है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूं, इनका जवाब मिलना चाहिए कि 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जो पकड़े नहीं गए 9 जून को जो हमारे देश में आए थे, वो कहां है, किस बाजार में है, कौन से नौजवान हैं जो उनसे ग्रसित है, जो उनका सेवन कर रहे हैं, ये पैसा कहां गया, किधर इस्तेमाल हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मैं जानना चाहती हूं कि जब 3000 किलो हेरोइन ड्रग हमारे देश में तस्करी के माध्यम से लाने की कोशिश की जा रही थी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा था, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI क्या कर रहा था, ED और CBI जो कि विपक्षी दलों और नेताओं पर हमला करने के लिए, मोदी जी की प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर वो मुस्तैदी से काम नहीं करते ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर देश के युवाओं को नशे की आग में झोंकने के लिए इस तरह से नशीले पदार्थ हमारे देश में आ रहे हैं, तो सरकार उन लोगों को जो बिग फिश हम जिसे कहते हैं, उन लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लगातार जो लोग सोशल मीडिया से संबंध रखते हैं, एस्कोबार सरकार चल रहा था, ट्रेंड, यानी पाब्लो एस्कोबार से भी ज्यादा बदनाम हमारी सरकार हो रही थी, लेकिन फिर भी संरक्षण जो है वो हट नहीं रहा है। और संरक्षण का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अडानी मुंद्रा पोर्ट की कोई जांच नहीं हुई है, सरकार ने किसी जांच के ऑर्डर नहीं दिए। और मैं ये भी जानना चाहती हूं कि जब सारे ड्रग्स की तस्करी के तार, जैसा कि मैंने कहा, तालिबान से जुड़े हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए जहां पर पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए, तो ऐसे में अगर आतंकी गतिविधियों में इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा नहीं है, इसका जवाब भी मोदी जी को देना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि जब चौकीदार, तथा कथित चौकीदार की नाक के नीचे चोरी हो रही है, लूट मची है, तो ऐसे चौकीदार को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। और मैं ये कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज के अंतर्गत एक कमीशन बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार खुद ही संलिप्त है तो वो किस तरीके की जांच पड़ताल करेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी जांच पड़ताल का कोई ऑर्डर, कोई निर्देश दिया ही नहीं है। तो चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है, वैसे तो दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी और तिनका नहीं, रफेल ही अटक गया था पूरा, बहरहाल चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। और यही कारण है कि मोदी जी इस पूरे प्रकरण पर, अमित शाह जी इस पूरे प्रकरण पर खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोले, एक ट्वीट नहीं हुआ। देश के नौजवानों की सेहत
और देश के नौजवानों के भविष्य के बारे में उनका कोई, मुझे लगता है, एक रोड मैप नहीं है, कोई उनकी चिंता नहीं है और कोई संवेदना नहीं है। यूँ तो कहा जाता है कि किसी की दाल काली है, मुझे दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है कि ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में मोदी सरकार की पूरी दाल ही काली है। और कल एक जो छोटा सा प्रकरण हुआ, मैं वो भी बताना चाहती हूँ। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, एनडीपीएस का एक स्पेशल कोर्ट है गुजरात में, भुज में, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज। उन्होंने डीआरआई को डायरेक्ट किया है कि अडानी मुंद्रा पोर्ट की तफ्तीश की जाए और ये देखा जाए कि कहीं मैनेजमेंट और अथॉरिटी को कोई फायदा तो नहीं हुआ इस पूरे ड्रग स्मगलिंग के मामले में। तो ये तो देश ही कोर्ट चला रहा है। आपको याद होगा जब कोरोना की पीक का समय चल रहा था तो इलाहाबाद कोर्ट ने कह दिया था कि ये तो देश ही राम भरोसे चल रहा है, कोई कोविड में संभालने वाला नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि नौजवान, आप देख रहे होंगे, वो पेट्रोल पंप में जहां मोदी जी के होर्डिंग लगे, हाथ जोड़े, उसके आगे हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाते, कहते जय हो जय हो, 100 के पार पहुंचा दिया। औरतें जो हैं, जो गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना 1000 रुपये का गैस सिलेंडर कर दिया। तो जो सब्सिडाइज सिलेंडर खरीदने वाले लोग, जिन्हें 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया है, वो 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदेंगे। तो देश का मजाक बनाने वाले जो मोदी जी हैं, वो नौजवानों के भविष्य के लिए भी गंभीर नहीं है, ड्रग्स स्मगलिंग के मसले पर गंभीर नहीं है, कोर्ट का निर्देश जो है वो देश चला रहा है। और मोदी जी अपनी छवि चमकाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, पर अभी अमेरिका में जाके तो काफी फजीहत हो गई, विदेश में गांधी का पाठ पढ़ाना पड़ा। तो कल गांधी जयंती है, तो एक बात और कह दूं मैं मोदी जी से, आपके माध्यम से मोदी जी को ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, मोदी जी केवल गांधी जी का चश्मा अपनाने से नहीं होगा, गांधी जी का नजरिया अपनाइए और पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसके आंसू पोंछकर सशक्त करने का काम करिए। ये जहर फैलाने का काम ना करिए, मतलब नशे का जहर भी और जो वैमनस्य का जहर भी आप फैला रहे हैं देश की रगों में, उन दोनों को समाप्त करिए। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सवाल हैं तो मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल, आप लोग सीधा ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि इतनी जरूरी चीजें हैं, आप लोग वो क्यों नहीं करते? क्या चीज रोकती है कांग्रेस को? देखिए, मुझे लगता है कि जज से जांच करवा दो, जज, why don't you approach judiciary directly when you I think you have asked a very pertinent and important question। पर आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक राजनीतिक लड़ाई है जो धरातल की लड़ाई है। नहीं, सुनिए ना, आप बिल्कुल, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूंगी, फिर आप काउंटर क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों बोलते रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और एक लीगल बैटल है, लीगल बैटल तो आप सही कह रहे हैं, वो कभी भी लड़ी जा सकती है, उसके लिए कोर्ट को मूव किया जा सकता है, और ज्यादातर आजकल कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले लेते हैं, सरकार की इतनी ज्यादा विफलताएं होती जा रही हैं। पर जो एक राजनीतिक पार्टी का धर्म है, और जो मैं समझती हूँ मीडिया का भी धर्म है, जो बात है, जो समस्या है, हम लीगली तो उसे लड़ लेंगे, लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दे पहुंचे, वो समझें, और उसके बाद हमारी मंशा ये है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व समझ के भी जांच का गठन करे और कोर्ट भी वो करे। कोर्ट को मूव किया जा सकता है, पर जनता की धरातल की लड़ाई तो उसके बीच में जाकर ही लड़ी जाएगी ना। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन भी है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे लगता है ये सारी चीजें जब एकजुट होती हैं तब कोई बड़ा बदलाव आता है। वरना आप देखिए कि लीगल अवेयरनेस, आप कहेंगे कि कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ लीजिए, कोर्ट के भी डिसीजंस किस तरीके के आ रहे हैं, आप ये जरूर बात देख रहे होंगे, आपके भी संज्ञान में होगी। हम भी ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर निर्णय जनता के लिए हो सके, लेकिन राजनीतिक दल के तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करते हुए मीडिया से भी बात करेंगे, जो हमें लगता है कि लीगली भी होना चाहिए उसकी भी डिमांड करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक या संसद तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे भी, जागरूकता भी फैलाएंगे। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है और कानूनी लड़ाई अपनी जगह है। एनडीपीएस का जो आपने बताया कि उन्होंने डायरेक्ट किया है एनआरआई को, डीआरआई, तो उसमें दस्तावेजी प्रूफ कोई है या कि आप अखबारों की कोई खबर के आधार पर कह रहे हो? नहीं, ये डायरेक्ट जो किया है वो तो आप देखिए कि ये तो पूरे देश में ये खबर है कि ये डायरेक्ट किया गया है,
और अगर डायरेक्ट किया गया है तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए कोर्ट को ये मूव करना पड़ रहा है। और कोर्ट अपने आप डायरेक्ट कैसे करेगा? अगर एक प्राइमा फेसाई सॉलिड केस नहीं बनता है तो कोर्ट ये डायरेक्शन दे ही नहीं सकता। और कोर्ट किसे डायरेक्ट कर रहा है? कोर्ट तो सरकार को ही डायरेक्ट कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वो मुंद्रा अडानी पोर्ट में किसी तरीके का कोई बेनिफिट, कोई गेन अगर अथॉरिटीज या मैनेजमेंट को हुआ है तो वो पता लगाया जाए। पर इसमें बड़ा सवाल जो मैंने जिस तरीके से आपके सामने रखा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती थी। अब भाई हो सकता है कि सरकार अगर इसका संज्ञान लेती तो कोर्ट को एक अपने कॉग्निजेंस में लेकर ये डायरेक्शन ना देना पड़ता, लेकिन मोदी जी ने जो मोदी जी को असुविधाजनक लगता है उसके बारे में तो बात ही नहीं होती है। उसको वो कहते हैं ही जस्ट ब्रशेस इट अंडर द कार्पेट। और कहीं ना कहीं दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मीडिया भी उन चीज़ों का संज्ञान कम लेती है। मैं तो खुद प्रवक्ता हूँ, रोज़ टेलीविजन पर डिबेट करती हूँ, एक भी डिबेट इतने बड़े मसले पर किसी टेलीविजन चैनल ने नहीं रखा, कोई इस पर बातचीत नहीं हुई। अगर ये गंभीर मुद्दा मीडिया को नहीं लगता है या मीडिया अपने आप इसका संज्ञान नहीं लेती है तो मैं समझती हूँ कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते जो हम कर रहे हैं कि हम हर प्रदेश में जाकर मीडिया को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। क्या आप ये भी कह रही हैं कि अडानी की आय सबसे तेजी से बढ़ने के पीछे कंट्रीब्यूशन है? अब देखिए, मैं इसमें एक हाइपोथेटिकल जवाब ही आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जब ये जांच होगी, जब तफ्तीश होगी, जब उसका कुछ निर्णय निकल कर आएगा तब मैं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, मोदी जी का साथ उनकी आय तेजी से बढ़ाने में मैं समझती हूँ वो सबसे बड़ा योगदान है। ये तो अजम्पशन भी नहीं है, तो आप देख लीजिए जिस तरीके से बट्टे खाते में इतने सारे कॉरपोरेट्स के लोन चले गए, किसानों का 1 रुपए का लोन बट्टे खाते में नहीं जाता है, तो किसको ये फसल बीमा योजना जो चलाई थी प्राइवेट कंपनीज को, उसका फायदा हो जाता है। एक बात और, मैं एक लाइन और जोड़ दूं, जो 3 काले कानून बने हैं गोदामों पर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आने से पहले ये सारे गोदाम अडानी जी के बन जाते हैं, फिर कानून लेकर आया जाता है। तो ये उलटबाजी तो चली रही है ना देश में, ये किससे छुपी हुई है? तो जग जाहिर बात है। कोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा है कि हमारा काम कोर्ट चलाना है, हमारा काम जो है तस्करी देखना, तस्करी रोकना नहीं। तो आप क्या सोचती है इस पर? मैंने तो आपसे कहा कि ये काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का होना चाहिए, पर जब अगर उसका उच्चतम पद आप खाली रखेंगे तो वो भी, मैंने आपको ये बात कही कि वो तो सरकार के इशारों पर चलता रहेगा। और वो चल भी रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कि जब कोई निर्देश देने के लिए, जब कोई एक कार्यवाही करने के लिए कोई डायरेक्टर ही नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो जिसका काम उसी को साजे। अब जो संस्था आपने बनाई है उन संस्थाओं को आप खुद ही अपाहिज रखना चाहते हैं, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप क्यों नहीं नियुक्त करते? आप काम कर रही है ना, our party is what? Okay. Like Punjab, Haryana, Rajasthan, and you don't have unity in yourself. Then how can you say आप सेंटर में भी दिक्कत में, स्टेट्स में भी दिक्कत में, तो उधर भी तभी कमी है, लेकिन unity तो आप मुद्दे उठा भी नहीं पा रहे। Sir, very humbly I would like to say that I don't want to dilute the gravitas and importance of the topic in hand, but very briefly I am going to answer your question. You see, be it Punjab, Haryana or any other state, the Congress party will always go amongst the people during the elections with a united and a collaborated front. And I think in the history of Indian politics, there's not even a single party which has not faced, quoting you, internal tussle, which has not faced defection, which has not had turncoats in its foil. तो आप सुनिए ना, आप मुझे पूरा करने दीजिए, ऐसे नहीं, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। तो अब आप देखिए, आया राम गया राम को ये भी 1 हफ्ते पहले से तो ये टर्म नहीं बनी है, बहुत पुरानी है। तो हम और भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार देख रहे होंगे कि उनको उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए एक ही कार्यकाल में। कर्नाटक में येदुरप्पा जी को जैसे ही हटाया, उन्होंने कहा कि मोदी की लहर ही नहीं है, कर्नाटक में मोदी का नाम लोगे तो चुनाव हार जाओगे। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नहीं बनती, उप मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री से नहीं बनती, जो विधायक हैं वो सदन में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देते हैं, जो सांसद हैं वो लिखित तौर पर अपनी केंद्र की सरकार को लिखकर भेजते हैं कि कोरोना काल में बहुत खराब काम किया है योगी सरकार ने। और
जो तथाकथित ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको झूठा इश्तहार लगाना पड़ता है। तो वो बंगाल से फ्लाईओवर लाते हैं, अमेरिका से फैक्ट्री लाते हैं और उसमें भी मोदी जी की फोटो नहीं देते, खुद काल पुरुष की तरह खड़े होकर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे। तो कहाँ टसल नहीं है आप बताइए ना। कांग्रेस में तो सबसे ज्यादा, सी वी हैव अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट वी फॉलो इन आवर पार्टी एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू वुड सी एम्पल ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपको वो दिखता ही नहीं है। मोदी जी ने तो संजय जोशी जी का गुजरात में करियर खत्म कर दिया, खा गए करियर उनका। अटल जी तो ऐसे खड़े, माफ कीजिए अडवाणी जी तो ऐसे खड़े रहते हैं आज भी, मुरली मनोहर जोशी जी। कांग्रेस, और ये बड़ी अजीब बात है, आप कह रहे हैं यूनिटी नहीं है, केंद्र ये वो। भाई अगर किसी राज्य में कुछ नेताओं के बीच में मतभेद है तो वो केंद्र में आते हैं, केंद्र के नेतृत्व से बात करते हैं और वो सुलझ जाता है। तो केंद्र मजबूत है या कमजोर है? आप कमजोर बता रहे हैं, ये तो मजबूती की निशानी है। तो जैसे कहा, जैसे मैं फिर इसको गांधी जयंती के साथ जोड़ूंगी, जो ये कह रहा था ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये भी वैसी उलटबासी है जैसे कांग्रेस के नेतृत्व को मजबूर बताया जाता है। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, और जब राज्यों की समस्या को केंद्रीय नेतृत्व सुलझाता है तो वो भी मजबूती की निशानी है। विपक्ष तो अगर उठाए ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो आवाज उठा रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल और आवाज उठा रहे हैं, इसके ऊपर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि डिसेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, अगर कोई बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टी फोरम के भीतर मौका मिलना चाहिए बोलने का, और पार्टी फोरम के भीतर ही वो होना चाहिए। वन मस्ट नॉट वॉश इट्स डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये तो एक मुझे लगता है एक थंब रूल है। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात पार्टी में उठे भी, और उसके हिसाब से, क्योंकि कोई भी जो नेता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ग का, किसी ना किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी बात को ज़रूर वो देना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाह रहा था, आपने पार्टी में लोकतंत्र की बात कही, तो कपिल सिब्बल जी के घर के सामने जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, कैसा लोकतंत्र है? और आपकी पार्टी के ही नेताओं ने इसको, इसकी भर्त्सना की, इसको क्रिटिसाइज किया और थैंक यू सर, उस पर सवाल उठाए। तो एक तो सवाल मेरा ये था, दूसरा नशे को लेकर जो आपने सवाल उठाया है कि गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पड़ोसी सूबा है हमारा पंजाब, सबसे बड़ा अगर मुद्दा है कोई पंजाब में आज के दिन और हमेशा से रहा है वही नशे का। आपकी सरकार रही अब भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, आपकी सरकार ने, आपकी सरकार जब रही तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज की, नशा तो आज तक रुका नहीं है, आज भी वैसे ही बढ़ रहा है। तो ये घटनाएं हैं, किसी सरकार को इसमें इन्वॉल्व करना आप कहाँ तक उचित मानती हैं? नहीं, आप ये कैसे, किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में पंजाब में नशे का काम बढ़ रहा है? मैं तो बिल्कुल इसको सही नहीं मानती, आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने जिस हिसाब से उड़ता पंजाब पिक्चर भी बनी थी, और जो अकालियों के राज में उड़ता पंजाब कहा जाता था कि नशे कर करके सब उड़े ही रहते हैं, वो बिल्कुल उस तरीके की गतिविधियां कम हुई हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हरसिमरत कौर बादल के भाई और पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री के साले मजीठिया जी, वो 6000 करोड़ के सिंथेटिक ड्रग स्कैंडल में उनका नाम आ गया था। तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चाहे पंजाब में हो चाहे देश में हो, नशा विरोधी हमेशा हमारी गतिविधियां रही हैं। हमने उस पर सवाल उठाया है, सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, और अपनी सरकार के चलते नशे की रोकथाम में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लेकिन मजीठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो नहीं करी ना सरकार ने। यही तो मुद्दा खड़ा हुआ। सिद्धू जो बात बोल रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांठगांठ रही है बादलों के साथ। अब देखिए, ये किसकी सांठगांठ रही है नहीं रही है, मैं तो आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ, पंजाब में से भी और पुराने भी, जहाँ पर इस तरीके की स्मगलिंग हुई है। लेकिन आज ये जो एक केंद्रीय मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है कि लगातार ये ड्रग्स को स्मगल करके देश में लाया जा रहा है, एक ही पोर्ट से लाया जा रहा है, उसी राज्य से लाया जा रहा है जहाँ से गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उसी पोर्ट से लाया जा रहा है जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं। इससे बड़ी सांठगांठ तो मुझे नहीं लगता कि देश में किसी और की हो सकती है, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने है। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी में जरा सी भी जिम्मेदारी है तो मैं समझती हूँ कि वो खुद इनिशिएटिव लें, पहले तो जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का कमीशन बनाकर जांच की जाए। मतलब तो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें
केंद्र सरकार जो है हमारी, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है? क्योंकि ये एक राज्य की अब पूरी रामायण मैंने आपको सुना दी, आप कह रहे हैं कि सीता के पति कौन थे। अब ये तो कमाल की बात है। अब मैं पूरी कहानी आपको दोबारा सुना देती हूँ। हर अपराधी घटना पे ये आपको छोटी सी आपराधिक घटना लगती है? मैं पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जा सकते हैं। नहीं नहीं, आप सुनिए ना, ये आपको छोटी सी घटना लगती है कि 3000, आप मुझे बताइए 3000 आपराधिक, ये केवल आपराधिक घटना है। 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई, 25,000 किलो पकड़ी नहीं गई, वो देश में घूम रही है। उससे जो पैसा, अभी तो काला धन लाने 15 लाख की बात की थी, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है वो किसी को नहीं पता। घटना है, बड़ी घटना है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहती हैं केंद्र सरकार से कि पीएम इसको रिएक्ट करें, इस पर प्रतिक्रिया दें? भाई साहब, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी प्रेस वार्ता में, वरना आपको पता चल जाता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं फिर से आपके, या तो मैं बोल लेती हूँ या आप बोल लेते हैं। आप हर लाइन में मुझे रोकेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप मेरा जवाब सुन लीजिए, 2 मिनट का मौका मुझे भी दीजिए। आपका सवाल सुन लिया। मोदी सरकार जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि लगातार मोदी जी, अगर आप ऐसे किसी प्रकरण को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं तो आप उसके साझीदार ही माने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नेशनल ये जो ब्यूरो है ड्रग्स को पकड़ने का, आपने उसमें कोई भी महानिदेशक नियुक्त नहीं किया, वो आपकी गलती है। तीसरी बात, आपका ही प्रदेश, भाई हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं, गुजरात का नाम लेते हैं, आप ही का प्रदेश है, आप भी कहते हैं। गृह मंत्री उसी राज्य से, प्रधानमंत्री उसी राज्य से, और उसी को लगातार मैंने 7 साल की टाइमलाइन बताई है। एक ही पोर्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, तो इसमें मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि मोदी जी इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहते। और मैं तो ये बोलती हूं कि आप अडानी मुंद्रा पोर्ट की जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राफेल का मुद्दा होता है, आपको जांच नहीं करानी। पेगासस का मुद्दा होता है, आपको जांच नहीं करानी। पार्लियामेंट आती है, आपको बहस नहीं करनी। किसानों का तीन काले कानून है, आप पहले कानून बना देंगे, फिर कहेंगे कि आप आ जाइए बात कर लीजिए, और अगर फोन मिलाए और कहेंगे आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, और जब अगर फोन करने की बात आएगी तो आप गायब हो जाएंगे। तो ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी ही मन की बात थोपते रहते हैं? देश में जो हो रहा है, जनता के बीच में जो हो रहा है, उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। और अगर ये आपका कहना है कि प्रधानमंत्री केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए हैं, देश के मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है, या घर में बैठकर मोर को दाना चुगाने के लिए हैं, तो मुझे लगता है अब उनके झोला उठा के जाने का समय आ गया है। आपके कांग्रेस के साथ लगातार इश्यूज उठा रही है, नेशनल इश्यूज भी उठा रही है और इंटरनेशनल इश्यूज उठा रही है। डॉक्टर रागिनी नायक, हाँ बता दीजिए। जी जी हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसमें इशू सिर्फ जो लोगों की बात में सामने आता है, जिसमें आपने कहा कि बहुत चुनावी वादे किए थे, झूठे थे, ये थे, बेरोजगारी दर बढ़ गई है। 2019 का चुनाव, उनके जीतने के पीछे क्या कारण मानते हैं? अगर ये वो झूठ ही बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कहाँ हम जो कांग्रेस जो लोग हैं वो लोगों को नहीं बता पाए कि इस सच्चाई को? देखिए इसको क्या मानते हैं सर, किसी भी हार और जीत का कोई एक कारण नहीं होता, उसके बहुत मल्टीपल कारण हैं। और देखिए, जनता अगर मतादेश के माध्यम से किसी को चुनती है तो वो तो सराखों पर आपको लेना पड़ता है, उसका मीन मेख निकालना, उसमें कांग्रेस की कुछ कमियां रही होंगी। और मोदी जी का एक जो भावनात्मक एजेंडा रहता है, एक इमोटिव इश्यूज पर खेलना, वो कभी नीच शब्द को घुमा फिराकर अपने तरफ कर लेते हैं, या अपने एक फेवर की हवा बना लेते हैं, कभी वो कम्युनल पॉलिटिक्स का उनका एक कार्ड रहता है, कभी वो कुछ। और ये तो मानना पड़ेगा कि वो जो झूठ भी बोलते हैं बड़े सलीके के साथ बोलते हैं कि वो उस वक्त तो सच लग जाता है। पर पिछले 3-4 सालों में जैसा आपने देखा कि जो नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है, वो भी सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। हाथरस हो ना, वो इस देश की जो तमाम महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अपराध बढ़ रहा है, महिलाएं भी आवाज उठा रही हैं। किसान तो आप लगातार देख ही रहे हैं, और किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है वो तो यहाँ से अच्छा कौन जानेगा, यहाँ से अच्छा कौन समझ पाएगा कि ऑर्डर एसडीएम दे देता है कि सर फोड़ो जाके किसानों का। और हरियाणा से बेहतर नौजवानों की दुख कौन समझेगा जहाँ पर 28 पेपर लीक हो जाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं, और खासतौर से महंगाई तो वो कहा जाता है ना कि गाना था, महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है। तो अगर यूपीए के कार्यकाल में महंगाई थी तो कमाई भी थी।
अब सिर्फ महंगाई रह गई है, तो सैया की कमाई खत्म हो गई है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है। नौकरी नहीं है, जो व्यापार है, कारोबार है, सब ठप हो गए। मैं समझती हूँ ये सारी चीजें एक साथ मिलकर जनता को मोदी जी के खिलाफ खड़ा किए हुए हैं। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में जन जन की आवाज उठाने का काम हमने किया। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ भी किसानों का मुद्दा यहाँ से जुड़ा रहा है। 2014 में सरकार आते ही अध्यादेश के माध्यम से मोदी जी ने भूमि अधिग्रहित करने का काम किया। उसमें तब भी हमारी 42-43 हमारे सांसद थे, कोई हमारा नेता विपक्ष तक का हमारा पद नहीं मिला था। लेकिन जनता के मुद्दे को राहुल जी ने उठाया तो उन सरकार को घुटना टेकना पड़ा, वो गलत ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। और उसके बाद आप देखिए फसल बीमा 2015 में तो जाके सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया मोदी जी ने, और उन्होंने कहा कि हम एमएसपी के हिसाब से तो कोई मूल्य दे ही नहीं सकते हैं, वरना बाजार ठप बैठ जाएगा। फसल बीमा योजना में किसानों का पैसा प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और अब ये 3 काले कानून आ गए हैं। कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मंजिल भरे ही दूर हो, एक एक कदम जो सही दिशा में चल रहा है वो आपको मंजिल के करीब जरूर ले जाता है। जो काले कानून की बात करी जाती है, कृषि कानून की, ये तो कांग्रेस करना चाहती थी। अब तो उनको इस बात की दिक्कत है कि इसलिए कि मोदी ना ले जाए। ये उन्होंने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पे, क्योंकि कानून तो कांग्रेस लेके आना चाहती। भाई अगर कांग्रेस लेके आना चाहती थी तो बता दे कि हमने कहाँ ये लिखा था। मैनिफेस्टो के हमारे 2 लाइन पढ़ के, मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अब चलेगी क्या? उसमें हमने 5 सुरक्षा कवच भी बनाए थे कि मंडियों का कैसे विस्तार होना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि उसमें न्याय योजना भी जुड़नी चाहिए, और हमने तमाम ऐसे 4-5 बिंदु रखे थे। उनके ऊपर तो कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 10 महीने से धूप, बारिश, ठंड, गर्मी सब कुछ झेलते हुए अपने घर परिवार, अपने खेत खलिहान छोड़कर किसान क्यों बैठा रहेगा? अगर किसान को नहीं पता है कि उसके कानून, ये कानून उसके ऊपर कैसे असर करेंगे, एसी के कमरों में बैठे हुए नेताओं को पता है, जिन्होंने किसी स्टेक होल्डर से बात ही नहीं की। कोरोना के बीच में फिर ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन कानूनों को लाया गया, और सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। सरकार वापस नहीं लेना चाहती। मैंने वही कहा, कोर्ट सरकार देश चला रहे हैं, कोर्ट सरकार चला रहे हैं। तो आप किसानों से बात भी नहीं करना चाहते, और आप कह रहे नहीं जी ये कानून तो आपके हक के हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो नहीं है पंजाब के, उन्होंने कहा कि इसको हरियाणा में ले जाओ, पंजाब के किसान भी हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में मत करो। मुझे लगता है किसानों को ना क्षेत्र के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए। और अभी जो पिछला भारत बंद हुआ 27 तारीख को, आपने देखा होगा कि हरियाणा से उड़ीसा तक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह इस बंद का असर हुआ। तो जो लोग ये कहते थे कि ये एक सिमटा सिकुड़ा हुआ आंदोलन है, उनकी खुद की बोलती बंद हो गई। और मैं बस अब ये अपेक्षा करती हूँ कि मोदी जी की अकल के ताले खुल जाएं और वो किसानों के दर्द को समझें, ये काले कानून खत्म किए जाएं। और ये इतना लंबा संघर्ष भी नहीं होना चाहिए। ये किसान की फसल और नस्ल का सवाल है, इस देश के 60 करोड़ लोगों का के भविष्य का सवाल है, और इसको एक द्वंद्व बनाकर मोदी जी को अपने अहंकार के कारण नहीं रखना चाहिए। मैडम, किसान स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, जो चाहते थे कि वो आए देश में, लेकिन 10 साल उस समय बनने के बाद कांग्रेस का राज रहा, तो कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं की स्वामीनाथन? भाई देखिए, कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया जो मोदी सरकार नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का लोन माफ किया। फ्यूल एक्साइज ड्यूटी से 23 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने अपनी जेब में डाला है। 1 रुपए का लोन क्यों नहीं माफ किया? 627 किसान इस आंदोलन में मर गए। मोदी जी ने क्या एक किसान के लिए सांत्वना का शब्द लिखा? अब शायद कोई भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अगर कह देंगे कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, छोटी सी बात है, 627 लोग मर गए, पर मोदी जी इस पे क्यों प्रक्रिया करेंगे? पर छोटी छोटी सी चीजों पर विदेशी नेताओं को ट्वीट करने वाले मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। पंजाब सरकार ने मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। 2015 में मैंने आपको बताया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती है। मोदी जी ने शपथ पत्र दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, हमने नहीं दिया कोई ऐसा शपथ पत्र। अब गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हुई। आज भी पूरे देश में गन्ने का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पंजाब की सरकार दे रही है। उसकी देखा देखी में उत्तर प्रदेश में 25 रुपया बढ़ा दिया गया। तो भाजपा के ही नेता वरुण गांधी आके कहते हैं कि 400 रुपए से कम आप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत से सवाल हैं देश की। और जीएसटी पहली चलिए अब बढ़ा दिया होगा, अब देखा देखिए 1-2 रुपया ज्यादा हो सकता है, पर मैं ये कह रही हूँ कि जीएसटी पहली बार आजाद भारत में मोदी सरकार ने जीएसटी लगाया।
ट्रैक्टर पे, फार्म इक्विपमेंट्स पे, पेस्टिसाइड पे, बीज पे 12 से 18% का टैक्स दे रहे हैं। 25,000 रुपए का लागत मूल्य जो है किसान का प्रति हेक्टेयर बढ़ गया है, और दे क्या रहे हैं वापसी में? आप कह रहे हैं 2 रुपए, हरियाणा में शायद ज्यादा बढ़ गया है, 25 रुपया। 4 पैसे पर किलो आलू पे बढ़ा दिया गया है। 500 रुपए वो कोई प्रधानमंत्री किसान योजना है उसमें बढ़ा दिया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत बढ़ी और 500 रुपए जेब में। ये तो ऐसा हो गया कि एक पॉकेट मार जेब काट ले और फिर दया आ जाए तो पीछे मुड़ के कह रहे 10 रुपल्ली पकड़ लो, बस करके कम से कम घर तो चले जाना। तो इस तरीके का मजाक किसानों का बना रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये 2, 4, 5 रुपए बढ़ाने से इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा है कि सवालों का जवाब में